और बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। 2 बजे के बाद फैसला आने की संभावना जाहिर की जा रही है। हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को हाईकोर्ट ने सुन लिया है और उसके बाद फैसले के लिए 2 बजे का इंतजार किया जा रहा था कि 2 बजे के बाद फैसला सामने होगा। थोड़ा और इंतजार और उसके बाद हाईकोर्ट इसे लेकर क्या कुछ फैसला सुनाने जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें जनसुराज की मदद से याचिका दायर की गई है और 2 बजे के बाद यानी कि अब से थोड़ी देर में इससे जुड़ा हुआ फैसला, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अब जो सरकार है उनको भी सुना गया है। अब 2 बजे का इंतजार किया जाए, 2 बजे फैसला आता है तभी कुछ बोला जाए। क्या जीरा हुआ? अच्छा, आप लोग लीगल मदद कर रहे हैं अभ्यर्थियों को, उन लोगों ने याचिका डाली है, उस पर भी थोड़ा बताइएगा। नहीं, हम लोगों ने सहयोग किया है। मैंने तो याचिका दायर किया है बीपीएससी के छात्रों ने, जनसुराज ने सहयोग किया है लीगल। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रशांत किशोर आज तोड़ेंगे अनशन। दोपहर 2:30 बजे अनशन तोड़ेंगे प्रशांत किशोर। जनसुराज के कैंप में अनशन तोड़ेंगे। सत्याग्रह के अगले चरण की भी घोषणा की जाएगी और 14 दिन से अनशन पर हैं प्रशांत किशोर। अभिनेता सैफ अली खान की सर्जरी पूरी कर ली गई है, जिसके बाद डॉक्टर ने उनका हेल्थ अपडेट जारी किया। डॉक्टर ने कहा कि सैफ की न्यूरो और प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सैफ के स्पाइन में चाकू लगा है। उनके शरीर से 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला गया है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि सैफ की सफल सर्जरी हुई और अब वो खतरे से बाहर हैं। सैफ को आईसीयू में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। लीलावती अस्पताल में सैफ का ये हेल्थ बुलेटिन भी जारी हुआ। सैफ अली खान पर हमले में अपडेट आई है। मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सैफ के घर के सभी स्टाफ शक के घेरे में है। घर में फ्रेंडली एंट्री के एंगल से भी जांच की जा रही है। सैफ के घर के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा के बावजूद घर में हमलावरों की एंट्री आखिर कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। इसरो ने गुरुवार को स्पेडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग का चौथा प्रयास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसरो के मुताबिक वैज्ञानिकों को इस प्रयास में कामयाबी मिल गई। स्पेडेक्स मिशन की कामयाबी के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। स्पेस डॉकिंग में निपुणता भविष्य के मानव मिशन और इंटर प्लैनेटरी मिशन में ये मददगार साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 7 मुख्यमंत्री शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी की सूची में पूर्वांचल के नेताओं को भी शामिल किया गया है, जिनमें भोजपुरी के सितारे और सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में पूर्वांचल से आने वाले मतदाताओं की तादाद बड़ी संख्या में है। बीजेपी इस वोट बैंक पर अपना फोकस कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 2 एससी कैंडिडेट के नाम हैं और अब तक पार्टी 68 नामों का ऐलान कर चुकी है। अब 2 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान अभी भी बाकी है। पश्चिम एशिया को राहत देने वाली 2025 की सबसे बड़ी खबर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम से जुड़ी हुई है। जी हां, 15 जनवरी 2025 को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम डील का ऐलान कर दिया। ऐलान के साथ ही पिछले 467 दिनों से जारी इजराइल हमास युद्ध रुक गया है। हालांकि सीज फायर की डील 19 जनवरी 2025 से लागू होगी और इस सीज फायर डील को लेकर इजराइल और हमास के बीच कई दौर की बातचीत कतर की राजधानी दोहा में हुई। इस बातचीत में मध्यस्थता अमेरिका, मिस्र और कतर ने कराई। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया, जिसके मुताबिक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास अचल संपत्ति 1,73 लाख रुपए है। वहीं इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी के नाम पर कुल अचल संपत्ति 2,10 लाख रुपए बताई गई है।
नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप है कि उन्होंने जनता में जूते बांटे, जो कि आचार संहिता के नियमों के खिलाफ है। एफआईआर दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को पत्र भी लिखे थे। तो बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के पैसे बांटने के आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि पहली बार देख रहा हूं कि विपक्ष काम कर रहा है और सरकार काम रोक रही है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने महायुति गठबंधन के विधायकों से मुलाकात की है। उन्होंने पार्टी की प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर जनता के काम करने के ऊपर जोर दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से सीख लेनी चाहिए और इससे उन्हें समझ आएगा कि चीजें कैसे गलत हो सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने संगम में स्नान किया। 10 देशों के 21 सदस्यों के दल ने संगम में ये स्नान किया और इसके बाद विदेशी श्रद्धालु संगम का जल लेकर अपने अपने देश जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका, गुयाना, श्रीलंका, मलेशिया और मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल ने संगम में स्नान किया और इसके अलावा फिजी, फिनलैंड, सिंगापुर, त्रिनिदाद के प्रतिनिधि मंडल ने भी संगम में स्नान किया। इस मौके पर विदेशी श्रद्धालु ने कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करके वो धन्य हो गए। महाकुंभ में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कई हठ योगी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 से खास बातचीत की रुद्राक्ष बाबा ने, जो अपने शरीर पर 1 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। महाकुंभ में कांटों वाले बाबा की काफी खूब चर्चा हो रही है। रमेश कुमार मांझी कांटों पर ही सोते हैं और डमरू हाथ में लेकर बजाते हैं। खास बात यह कि बाबा रमेश कुमार मांझी कांटों को ही अपना चादर बनाकर उस पर लेटे हैं। बाबा ने संगम के तट पर ही कांटों का ये बिस्तर बनाया है। विदेशी सैलानियों पर भी महाकुंभ का रंग चढ़ा हुआ है। कई विदेशी श्रद्धालु सनातन से प्रभावित होकर आस्था के महापर्व में पहुंचे हुए हैं। इटली से 20 युवा श्रद्धालुओं के समूह ने अपने भजन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो वहीं कनाडा से आकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनाने वाली 40 साल की एलेक्सा के लिए महाकुंभ एक अलग ही अनुभव है। सनातन को मानने वाली एलेक्सा 40 से 45 दिन महाकुंभ में रहने वाली है। एलेक्सा ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बताया। After some time, I came to know about other religions, and this one is the one that for me makes the most sense. Simply as simple as that. Okay, ma'am. Who is your inspiration to join Sanatan religion? Not anyone in particular. I must say it's more a personal quest. Research about philosophy, the Saddarshana. All this relates to the universe, and because it's not one figure in particular, it's the whole thing. How many days you stay in Mahakumbh? 14 to 15 days. और मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद यहां के मनमोहक और दिलकश नजारों को देखने के लिए पूरे देश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। चक्राता में लोखंडी, खड़ंबा, बुधेर, कोटी, कनासर समेत सभी ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम बदलने से पारा भी तेजी से लुढ़का है। मुनियासरी समेत व्यास, दारमा और चौदास घाटियां बर्फ की सफेद चादर से लिपट चुकी हैं। यही नहीं, बर्फबारी होने से बॉर्डर की कई रोड भी इस वक्त बंद हैं। उत्तरकाशी में भी एक बार फिर से मौसम में तब्दीली आई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी जारी है और इसके साथ ही हर्षिल में भी स्नोफॉल हुआ है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी है। तो पहाड़ों में लगातार मौसम तेजी से बदल रहा है। बुधवार रात से बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित औली में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का आनंद पर्यटक उठा रहे हैं।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। हरिद्वार में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ देर रात उस वक्त हुई जब बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार दो बदमाशों को ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के लिए रोका गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया है और भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। रेगुलेटर पुल के पास दोनों बदमाशों को घेर लिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। दो बाइक की जोरदार टक्कर होती है और ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए सरकार के काम की जमकर तारीफ की है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। आने वाले चुनाव में भी एनडीए एकजुट रहेगा और भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। मुख्यमंत्री जी की ये प्रगति यात्रा मील का पत्थर साबित हो रहा है और अपने से नजदीक से जाकर जिला के समस्या को सुनना और वहां के समस्याओं का तुरंत निदान निकालना, ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जो है कार्यशैली है कि हम तुरंत किसी काम को करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल, 5 पांडव बनके और आने वाले समय के 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं कैमूर से बड़ी खबर, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सरकारी जमीन को लेकर मारपीट की खबर सामने आती हुई जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद था। हमले में 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। मौके पर पुलिस टीम की मौजूदगी है। कुदरा थाना क्षेत्र में मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी कारण से वहां पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा में कराया जा रहा है तथा उनके आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अंचलाधिकारी कुदरा के द्वारा भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मधुबनी से आपको बड़ी खबर बताएं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बाइक और पिकअप की टक्कर, खजौली के ठाहर गांव के पास यह हादसा हुआ और एक ही परिवार के 3 सदस्य बताए जा रहे थे। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजेंद्र नगर सरकारी बस स्टैंड की जमीन का फर्जी तरीके से जमाबंदी किए जाने के मामले में जांच कर रहे आईओ मंटू कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में पहले भी कार्रवाई हुई, जिसमें सीओ, सीआई, राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड किया जा चुका है। फर्जीवाड़े के कांड की जांच में आईओ की लापरवाही सामने आई। आईओ पर आरोपियों पर कार्रवाई करने के बदले उन्हें बचाने का आरोप लगा है। वहीं फरार बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। कटिहार में रेलवे ट्रेन कोच सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से कटिहार होकर गुजरने वाली ट्रेनों के कोच की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वॉशिंग पीट में काम करने वाले सफाई कर्मियों का आरोप है कि उनकी सैलरी बहुत कम है और ऐसे में सभी सफाई कर्मी ने वेतन बढ़ाने की मांग कर दी है। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अवमानना याचिका पर यह सुनवाई हुई है, जिसमें राज्य सरकार ने 4 महीने का समय मांगा है। हाईकोर्ट ने चुनाव नहीं कराने पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर यह सुनवाई हुई। ने कहा कि हमें आदेश का अनुपालन से मतलब है, अनुपालन करना है और संवैधानिक दायित्वों का आप निर्वहन जो करने में विफल रहे हैं, उस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आप न्यायालय के आदेश पर तो कम से कम कीजिए और न करना ये न्यायालय के आदेश का अवमानना हो। जो पुनरीक्षित मतदाता सूची होता है 1 जनवरी को जो तैयार होता है, उसको भी कहा गया कि वो अभी तक के नहीं है, तो वो प्रोसेस में है, वो अगले सप्ताह तक के वो भी ये लोग दे देंगे। इसीलिए न्यायालय ने फिर से अगले सप्ताह पर फिर से इस मामले को अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्डर रखा है। और रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। झारखंड मंत्रालय में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन। पहले दिन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास, वन पर्यावरण, नगर विकास सहित कई विभागों की चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित विभागीय अधिकारी गोष्ठी में मौजूद रहे।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है झारखंड से। कल्पना सोरेन को लेकर ये बड़ी खबर। जेएमएम कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि कल्पना सोरेन हमारे लिए विपत्ति में संपत्ति की तरह है। कम समय में राष्ट्रीय फलक पर वो छा चुकी हैं। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ा और वीरांगनाओं की याद उन्होंने दिला दी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जेएमएम महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जेएमएम का महाधिवेशन अप्रैल के महीने में होने वाला है और यह संभावना जारी की जा रही है कि अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर मिल सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ी और मजबूत भूमिका अदा की थी। अब आपको गिरिडीह से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां इन दिनों लगातार पत्थर लदे हाईवा की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। तेज रफ्तार की चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। हाईवा की चपेट में आने से आज बिरनी प्रखंड के अंचल अधिकारी संदीप मधेशिया बाल बाल बच गए। पत्थर लदे अनियंत्रित हाईवा ने अंचल अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। अंचल अधिकारी के वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गुमला से बड़ी खबर, जहां नशा कारोबारियों पर पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बंद पड़े ईंट भट्टे में पुलिस की तरफ से छापेमारी हुई। ब्राउन शुगर के साथ यहां से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 14 ग्राम ब्राउन शुगर इनके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ कर फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। विधिवत वहां छापामारी किया गया, जिसमें जो बंद पड़ा जो ये ईंट का भट्टा था, उसका जो टनेल था, उसमें 2 व्यक्ति जिसका नाम था संतोष सिंह और सूरज सिंह पाए गए। सबसे पहले उनकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के उपरांत दोनों के पास से 14 ग्राम ब्राउन शुगर और एक काला रंग का लाइटर और वेटिंग मशीन को की गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, अतः आज उन्हें विधिवत गिरफ्तार करके उन्हें न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जाएगा। कृषि विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवंटित बजट नहीं खर्च कर पाया कृषि विभाग। 50% भी बजट नहीं हो पाया खर्च। 3 मार्च को नया बजट पेश किया जाएगा। पुराने बजट को खर्च करने में जुटा है विभाग। पिछले साल की बात करें तो कृषि विभाग को 1481 करोड़ रुपए के बजट मिले थे। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सीजन के हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जांपल सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का है तो खरीफ का सीड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके पेमेंट हो चुके हैं। रबी का सीड डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अंतिम पड़ाव पे है। 99% के अराउंड हम लोग जो सीड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब उनका पेमेंट स्टार्ट होगा। तो चूँकि सीजन आधारित रहता है तो 50% जो इस वित्तीय वर्ष में हुआ है, तो तकरीबन वो सभी मानकों में जो हमें लगता है और डिपार्टमेंट को भी लगता है कि अच्छा प्रोग्रेस है। आने वाले 3 महीनों में हम लोग अप्रॉक्स एक्सपेंडिचर। झारखंड के 718 धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी हो रही है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की बात अगर करें तो करीब 10 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है, जबकि विभाग ने इस बार 60 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा है। दरअसल किसानों के धान क्रय करने में धान क्रय केंद्र पिछड़ रहे हैं। कांके के अरसंडे थाना क्रय केंद्र में 2000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। गोदाम धान की बोरियों से अटे पड़े हुए हैं। धान की बोरियों का उठाव नहीं होने से 2 जनवरी से धान की खरीदारी ठप है। किसान धान क्रय केंद्र से यूं ही वापस लौट रहे हैं। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटी है। सिमडेगा एसपी ने आज जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में एसपी सौरभ ने सभी थाने का केस रिव्यू करने के साथ गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी पर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। एसपी सौरभ ने ये बताया कि क्राइम मीटिंग के दौरान उन्होंने लंबित केस और सभी थाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए थाना प्रभारियों को कई निर्देश दिए हैं और गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तैयारी का जायजा लिया। मुख्य रूप से अगर विधि व्यवस्था की हम लोग बात करें तो आगामी 26 जनवरी को लेकर के सतर्कता हेतु निर्देश दिए गए हैं। जो डिप्लॉयमेंट हम लोग रेगुलरली करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में सतर्कतामूलक वो हम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो 26 जनवरी का जो मुख्य महोत्सव जो कि आनबटिक का स्टेडियम में होगा, उसको लेकर के सुरक्षा हेतु निर्देश दिए गए। दूसरा जो आगामी बसंत पंचमी आने वाली है, उसको लेकर के चूँकि सिमडेगा में सेंसिटिव रहता है, तो उसको लेकर के भी निर्देश सभी लोगों को दिए गए कि अपने क्षेत्र में। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सैफ अली खान से जुड़ी हुई, जिसमें डीसीपी दीक्षित गेड़ाम का बयान सामने है। डीसीपी ने कहा है कि एक आरोपी सैफ के घर में घुसा हुआ था
एक आरोपी की पहचान इस मामले में की जा चुकी है। हमलावर सीढ़ियों के रास्ते घर में दाखिल होता है। चोरी के इरादे से ही घर में आरोपी घुसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।